आपके 3 पोर्शन है वोकैबुलरी का। मुझे ना मैसेज ना करें प्लीज, अब ना कीजिएगा प्लीज। 3 पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, वोकैबुलरी है, और आपका क्या नाम है इसका, कॉम्प्रीहेंशन है। तो हमने पहले ग्रामर को स्टार्ट की है। 4 लेक्चर्स के अंदर ग्रामर आपकी कंप्लीट होगी, 1 लेक्चर आपका कॉम्प्रीहेंशन का होगा, एक वोकैबुलरी का होगा। आज मेरा एक स्क्रीनिंग का बैच खत्म हुआ, वोकैबुलरी के ऊपर मैंने टेक्निक्स बता दी हैं। ठीक है जी। इसमें हमने ग्रामर में जो शुरू किया था, इसके बताए थे कि आपकी जो भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे। और वो सारी की सारी जो हैं, जितने भी आपके टेंसेस हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, नरेशन है, ये ठीक होने चाहिए। इसके ऊपर आप काम करें। लेकिन ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करेंगी कि अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, रहते हैं, टेंसेस अभी पूरी नहीं सीखे, पैसिव वॉइस पूरे नहीं सीखे, मॉडल वर्ब्स नहीं सीखे, इवन देन with these techniques and with using common sense and concentration level, improving your concentration level, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया था, मैंने ये पहली स्क्रीन चलाई थी, इस पर कुछ चीज़ें बताई थी। मैं दोबारा से इसको रीकैप करने जा रहा हूँ, ताकि अगर उस वक्त किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, सुना नहीं था, अब उसको पता हो। ठीक है जी। तो ये आज इसके सारे रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप प्रॉपर एक एक्सरसाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर इसका कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो उससे पहले हुआ वो इंट्रोडक्टरी किस्म का लेक्चर था, उसमें आपको चीजें बताई थी। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बताया था कि 2 फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि किसी भी इंग्लिश की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है कि पहले नंबर पर सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वर्ब ही और ऑब्जेक्ट, ये जो 3 कॉम्बिनेशन है, यही बताते हैं, ये दे फॉर्म योर सेंटेंस। दे फॉर्म योर सेंटेंस। उर्दू में जुमला है, मैंने किताब पढ़ी है। ठीक है जी। उर्दू में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब एंड पे आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब जो है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। बाकी पूरी इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि ये शक्ल बनाता है। It's shaped technically. So I have played a match, I have taken my lecture, I am taking my lecture. So ये जो am है, ये have है, ये बता रहे हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो किस शक्ल का हो रहा है। आई एम टेकिंग जब कहा तो इसका मतलब लेक्चर अभी ले रहा हूं, एंड आई हैव टेकन तो मैंने मतलब लेक्चर ले लिया, कंप्लीशन की बात करें। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होगा कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए, या वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड इन नंबर। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। ये तो थी सिंपल सी बात। लेकिन अब सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ एक्शन को कहते हैं। ये मैंने इसके 3 पॉइंट्स बताए थे कि सिंपल सब्जेक्ट एक नाउन के फॉर्म में मैंने बताया था, उसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट जिसमें 2 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट एक फ्रेज की फॉर्म में आ सकता है। लेकिन मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो ये थी कि सब्जेक्ट को आप जेन में रखो डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर। इतना हिस्सा मैं रीकैप कर रहा हूं, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। डूअर ऑफ एक्शन आपके जेन में होना चाहिए, द थिंग दैट इज एक्टिंग इज टू बी टेकन एज ए सब्जेक्ट। ये आपके जेन में डेफिनेशन होना चाहिए, ना कि आपके जेन में नाम होना चाहिए, ना कि आपके जेन में ही शी इट खाली होने चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट द सब्जेक्ट। The thing, the whole, it could be a phrase, it could be a clause, and obviously it could be a noun behaving like a doer of an action. It is to be taken as subject. तो किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने ये डाइसेक्ट करना होता है। रूल ये है कि आप सबसे पहले ये सेंस करो सेंटेंस को पढ़ के कि इसमें रियल डूअर कौन है, डूअर कौन है और उसकी लोकेशन क्या है। वो आपको मदद देगी ये डिटरमिन करने में कि अब आगे इसके जो वर्ब आ रहा है, या जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वो सिंगुलर आएगा या वो प्लूरल आएगा। फिर मैंने ये बताया था कि ये चीज मैंने बताई थी कि लिंकिंग वर्ब इनको कहते हैं। ये लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब दोनों होते हैं। जब इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आगे इस किसी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, जिसको हम टेक्निकली प्रेडिकेट कहते हैं। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ही इज फॉर एग्जाम्पल एन इंजीनियर आ गया तो ये प्रेडिकेट है, राइट। ठीक है। तो ये प्रेडिकेट है। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो जो जिसकी वजह से मीनिंग क्लियर हो रहा है, उसको हम टेक्निकली प्रेडिकेट कहते हैं।
और सादा सी जुबान में कहेंगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको अगर आगे कोई एक्शन नहीं है, आगे कोई वर्ब नहीं है, तो इन्हीं वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर ये आगे कोई वर्ब होगा, इनके आगे एक्शन होगा, और उस एक्शन की शक्ल हम शेप कर रहे हैं, जैसे कि ही मस्ट प्ले, अगर आएगा ही मस्ट हैव प्लेड, तो देखिए मस्ट हैव जैसे ही लगा प्लेड हो गया, जब मस्ट था तो प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। तो उस हेल्पिंग वर्ब की वजह से, यानी उस हेल्पिंग वर्ब की वजह से जब वो एक्शन जो है वो शक्ल बदल रहा है, तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहना शुरू कर देंगे। सो एक ही चीज के दो नाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शन हमने इनको नाम दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पूरी की पूरी ग्रामर आ जाती है। और जहां तक ये सिंपल का मसला है, ये तो आप डाइसेक्ट कर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो खासतौर पे नाउन की शक्ल में ना हो, वो फ्रेज की शक्ल में हो, जैसे नाउन फ्रेज है, या क्लॉज की शक्ल में हो, उस वक्त सेंस करना या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को सेंस करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है जी। तो मैंने ये जनरल सी मिसालें दी थी और उसके बाद मैंने रूल शुरू किए थे। इसकी कुछ एग्जांपल मैंने सिरसरी दे दी थी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी। तो ये एक एग्जांपल थी कि देखो ये गुड स्टूडेंट, एक तो ए से पता चल रहा है कि सिंगुलर है और स्टूडेंट इटसेल्फ प्लूरल है, सिंगुलर है, तो नोज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या इसके इजाफे से लगेगा। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर नहीं होता, वर्ब लगता है। और अगर आपको इंडेफिनिट टेंस आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ही शी इट, यानी सिंगुलर जो भी होगा उसके साथ एस या इसका इजाफा करते हैं, और जो प्लूरल होगा उसके साथ कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ टाइम आर, तो ये टाइम के रिलेटेड नहीं है, असल में सब्जेक्ट पीपल है, और पीपल चूंकि प्लूरल है तो आर लगाया गया। ये जनरल एग्जांपल्स मैंने दी थी। एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग यू द रूल्स। और उसमें मैंने कहा था कि तकरीबन 20-25 रूल्स मैं आपको बताऊंगा। 20 मेरे सामने स्लाइड्स के होंगे और कुछ मैं अलग से बताऊंगा, वो आपने नोट कर लेने हैं। वो आपको हेल्प करेंगे ताकि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं तो आप उनको, उनके अंदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। राइट। दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ रूल्स होंगे जो मेरे पास क्लासेस ले चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने कुछ रूल्स मेरे साथ देखे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी उन्होंने नहीं देखे होंगे, तो मैं यहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो पहला रूल ये था, प्योर अफेक्शन। ब्रदर एंड हिज फ्रेंड, ये दो लफ्ज मैंने वो जोड़े हैं। अगर इनको एंड से जोड़ा जाए तो रूल ये है कि हमेशा आगे प्लूरल आएगा, कुछ भी आपने सिंगुलर नहीं लगाना, इनको दो कंसिडर करना अगर ये दो अलग अलग हैं। बट अगर रूल नंबर 2 है कि अगर ये दोनों एक ही शख्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये एक ही शख्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द कैप्टन एंड कोच, तो फिर हम जो भी आगे वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेक्ड। फिर मैंने बताया था कि कैसे पता चलेगा कि ये एक ही शख्स है, तो उसके लिए आर्टिकल का लगना जरूरी है। अगर ये देखो ना, कैप्टन एंड कोच जो है ये ओहदे हैं, ये डेजिग्नेशंस हैं, इनसे इंसान का पता नहीं चलता, ना ही जेंडर का पता चलता है, तो हम इसके साथ आर्टिकल लगा देंगे। हाउएवर अगर डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि ब्रदर एंड फ्रेंड है, ब्रदर एंड सिस्टर है, डेफिनेटली एक भाई सिस्टर तो नहीं हो सकता खुद, वैसे उसके अंदर कोई भाई में बहनों वाली हरकतें हूं तो एक अलग बात है, बट एक भाई बहन नहीं हो सकता। राइट, या वो भाई है या बहन है, तो दो अलग अलग है ना। तो ये आपको बड़ी कॉमन सेंस की चीजें, इसके लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट अगर इस तरह की डेजिग्नेशन आ जाए तो देन आपको ऑब्वियसली उसको देखना है कि उसमें तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आर्टिकल का होना जरूरी है, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम। और फिर चूंकि ये दो डिफरेंट होंगे तो फिर यहाँ पर हैज बिन नहीं आएगा, यहाँ पर हैव बिन आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। रूल नंबर 3 मैंने बताया था कि हेयर और देयर को, जब किसी सेंटेंस को हेयर और देयर से शुरू करते हैं, ये रूल याद रख लें। देखें ये कितनी आसान चीजें हैं कि अगर आपको ये भी पता चल जाए तो अभी बगैर टेंसेस के भी आप अपनी सेंटेंस, और आप जो बेसिक गलतियां कर जाते हैं सेंटेंस लिखते हैं, वो उनसे बच सकते हैं। तो मैंने कहा था कि हेयर और देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसका डिसीजन कौन लेगा? उसका डिसीजन लेता है कि नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जो उसके बाद आ रहा है, वेरी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आ रहा है वो डिसाइड करेगा। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो इससे पहले इज लगाएं, अगर उससे आगे प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो आप प्लूरल लगा लें। ये चीज होगी। मिसाल के तौर पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप कहना चाह रहे हैं गेस्ट्स के बारे में तो आप कहेंगे हेयर आर माई गेस्ट, आर लगाएंगे। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा सर्वेंट, हेयर इज माई सर्वेंट, तो सर्वेंट इज वन, तो हेयर इज माई सर्वेंट। अगर आप बहुत से नौकरों की बात करें तो हेयर आर माई सर्वेंट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि आगे कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, आप पहले से मेंटली तौर पर आपको अगर क्लियर है तो आप उस हेयर के साथ सिंगुलर इज, अगर नहीं प्लूरल है तो प्लूरल हेयर के बाद आर लगाएंगे। सेम इज द केस विद देयर, देयर के साथ भी यही असूल चलेगा।
जी ये थी स्लाइड। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी स्पीड स्लो कर लूँ, स्पीड स्लो करता हूँ, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने इस पे थोड़ी स्पीड इसलिए स्पीड रखी थी क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका था, इसलिए आई थॉट कि मुझे क्विकली चलना चाहिए। अच्छा जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए रूल नंबर 3 ये है कि जब आपने, अच्छा बेटा एक सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं, सारे लोग एक बात कर रहे होते हैं स्लाइड शेयर कर दें, स्लाइड शेयर कर दें। देखो बड़ा सिंपल सा रूल है बच्चे, मैं बोल रहा हूँ वो बात नोट करें, स्क्रीन पे जो चीज नजर आ रही है उसका शॉट ले लें। देखो ना, आप स्मार्ट वर्क किया करें, हार्ड वर्क के आदी हैं अभी तक आप ना, स्मार्ट वर्क करें। स्क्रीन आपके सामने आ रही है, शॉर्ट्स ले लें, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो पेपर पे लिख लें, मेरे स्ट्रेस से अंदाजा लगाएं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, आप उसको लिख लें। दैट्स वेरी सिंपल। हम लोग ना बड़ी मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा मेरी बातों से शायद आप नाराज भी होते हो, आपको बुरा भी लगता हो, लेकिन आप जो लोग खासतौर पर मेरे पास पढ़े उनको ये पता होना चाहिए कि मैंने उनको एक बात समझाई थी। वो ये थी कि देखो, आपकी जो इंटरव्यू इंशाल्लाह अल्लाह करे आप सिलेक्ट हो जाएं, कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो वहां पर आपके इंटरव्यू में आपकी बहुत सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक हो रहे होते हैं। मैं नोवा में भी बात कर रहा हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, मैं खुद दिल से चाहता हूँ। आपको पता है मैं क्लासेस में खुद ही बोलता रहता था कि आपकी जो है पर्सनालिटी है उसके अंदर, तो पर्सनालिटी के अंदर कुछ चीजें जो चेक होती हैं, ट्रेट्स, वो बहुत से लोग लैक करते हैं। जैसे कि अब ये बड़ी सिंपल सी चीज है, स्क्रीन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, टेक द शॉट, दैट्स ऑल, टेक द शॉट एंड नोट डाउन माय वॉइस अकॉर्डिंग टू वॉइस। चलें अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 जी, कैप्टन शहजाद, कैप्टन एंड कोच, जब अगर दी कोच के साथ दी आर्टिकल लगेगा तो दो शख्स हो जाएंगे। अगर अगले एंड के वाले बाद के बाद अगर किसी के साथ आर्टिकल नहीं लगा तो वो एक शख्स गिना जाएगा। अच्छा जी, इफ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब, रूल नंबर 4, अब गौर से सुने, देर देर आर मैनी थिंग्स, जो सब्जेक्ट है बेटा, मैनी थिंग्स इज अ सब्जेक्ट सरदार। सुने अब, रूल नंबर 3 बताया तो है ना, ये रूल नंबर 3 बताया ना भाई, कि हेयर और देयर के बाद इज आएगा या आर आएगा या हैज आएगा या हैव आएगा, यानी सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा, इसका डिसीजन किस बात पे होता है? वो इस बात पे होता है कि आगे जो सब्जेक्ट लगने जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो खुद सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि दी लिस्ट अकेली है तो इज लग गया। अगर प्लूरल लगने जा रहा है, मैनी थिंग्स है, तो आर लग जाएगा। इस बात पे डिसाइड करना है, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है जी। अब रूल नंबर 4, अगर दो सब्जेक्ट्स हों, गौर से सुना, एक ही दफा गौर से सुना करें, अगर दो सब्जेक्ट्स हों, इसमें एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो, गौर से सुनना, दो सब्जेक्ट, मैं इसलिए उर्दू में बोलता जा रहा हूं, दो सब्जेक्ट्स हैं और उनमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है फॉर एग्जाम्पल, और उनको आप जोड़ रहे हैं आइदर और के साथ, ठीक हो गया, या नाइदर नॉर के साथ जोड़ रहे हैं, तो इस केस में जो भी लफ्ज और के बाद या नॉर के बाद आएगा उसको चेक करें। वो अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सीधी सीधी एग्जांपल लिखी है, देखो, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, यार ये फिर मैं ठीक नहीं कर सका, नॉट नहीं है, नॉर है, नॉर, नॉर, नॉर द कोच। अब ये नॉर के बाद जो लफ्ज आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वो सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। हमेशा ये याद रख लें, नॉर या और के बाद जो आ रहा है उसको चेक करें, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर वो प्लूरल आ रहा है, जैसे और द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं। अब वो जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो टेंस के मुताबिक होगा ना, इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, मॉडल कौन सा है, ये उसको देख के डिसाइड करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए, यहां पर मैंने कंटिन्यूस की एग्जांपल दी है, कोच इज ज्वाइनिंग, सिंगुलर था तो इज लगा दिया, चिल्ड्रन आर अटेंडिंग, प्लूरल लगा दिया, आर लगा दिया। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में मैंने ये बात बताई थी, पहली दो तरीके से बताया था, मैंने कहा था कि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स, जो मर्जी हो महा, अगर दोनों सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो, आपने और वाले बात को देख के डिसाइड करना, सिंपल से फॉर्मूला बेटा बता दिया, जो और नॉर के बाद आ रहा है उसको देख के डिसाइड कर लें, खत्म बात। अच्छा अब अगले देखें,
ये जो इन्वर्टेड इन्वर्टेड कह रहा हूँ सॉरी, ये कॉमर्स के अंदर जो चीज होती है, इसमें दो बातें मैंने बताई थी दो तरीके से, कि एक तो ये है नॉन एसेंशियल, इसको कंसिडर करते हैं, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्लेनेशन दी जाती है, इसको नॉन एसेंशियल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंसिडर की जाती है। पहला रूल तो मैंने ये बताया था। तो इसी रूल को भी अगर जेर में रखें तो इस कॉमा से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं। एक तरीका ये था, एक तरीका मैंने ये बताया था, एक तरीका मैंने ये बता दिया था कि ये लफ्ज जो हैं जिनको हम कनेक्टिव्स कहते हैं या पॉजिटिव्स कहते हैं, along with, together with, as well as, accompanied by, in addition to, no less than, ये जो भी लफ्ज आएंगे आप इनको भी ज़हन में रख सकते हैं कि अगर ये लगे हों और फर्ज करें कॉमा नहीं लगा हुआ लेकिन ये लगे हों, फर्ज करें ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे उसके सेंटेंस ही ऐसे जानबूझ के लिखा है, कॉमा नहीं है लेकिन ये लगे हुए हैं, तो इनके के बावजूद आपने देखना ये कि उससे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, वो प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो हेल्पिंग वर्ब। ये सिंपल सा रूल है, दोनों शक्लों में आप याद रख सकते हो। यानी कॉमर्स के अंदर वैसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसको कंसिडर ही नहीं करना, कंसिडर आपने हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को करना, इधर वाले सब्जेक्ट को करना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि फर्ज करें कॉमा लगा ही नहीं हुआ मगर ये लफ्ज लिखे हैं कंपनीड बाय, अलोंग विद, व्हाटएवर, तब भी आपने इसी शक्ल में देखना है, पहले वाले को देखना है कि पहला सब्जेक्ट क्या है। इसको हम कहते हैं FSR रूल, फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, यानी पहले वाले सब्जेक्ट को देखो, ठीक है कि नहीं। इस वाले में हमने NSR रूल कहा था, नियर सब्जेक्ट रूल, यानी इसके नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है, नॉर के बाद या और के बाद वाला कौन सा, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, वो प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ। आई होप दिस इज क्लियर, 5 रूल क्लियर हो गए होंगे। मैं जल्दी जल्दी चलना चाह रहा हूँ फिर वरना टाइम भी रहेगा, टेस्ट भी करना है आपने ना, ठीक है जी। पूरे फ्रेज को नहीं सब्जेक्ट कहते, उसको समझते हैं। रूल नंबर 6, इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ए फ्रेज, फिर मैं बोलूंगा पहले उर्दू इंग्लिश में बोलूंगा फिर मैं उर्दू में बोलूंगा ताकि हर तरह के बच्चे को समझ आ जाए। इफ जिसने भी नहीं ग्रामर पढ़ी, जिसने कंपोजिशन सही लेक्चर नहीं लिया, इवन देन आप इसको समझे, गौर सुने। सेकंड में FSR रूल, F फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, FSR, इधर गौर करें, लेक्चर के ऊपर गौर करें। इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, गौर से सुने, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ए फ्रेज, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ फ्रेज कंटेनिंग ए प्लूरल नाउन। ये देखो, ये गौर से सुनना, इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वन ऑफ द, ठीक है। एक तो यहां पे एक रूल याद रखें, जब भी वन ऑफ द शुरू होगा, वन ऑफ लफ्ज लिखा नजर आए, हमेशा इसके आगे आता ही प्लूरल है, कभी सिंगुलर ना लिखना। 99.9% लोग इधर प्लूरल सिंगुलर लिख जाते हैं, ठीक हो गया। बोलते हुए तो गलती हो सकती है, मेरे से भी कई दफा हो जाती है, बट लिखते हुए याद रखना कि जब भी वन ऑफ हो तो आगे हमेशा प्लूरल ही आता है। लिखते हुए प्लूरल की गलती मत करना, सिंगुलर ना लिखना, ये गलती ना करना, प्लूरल ही लिखना, क्योंकि बड़े ज्यादा में से ही एक को गिनेंगे। तो इसी को ज़हन में रखते हुए आप आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये बात है, इसको आसान जुबान में ये कहते हैं। अब ये है टेक्निकल जुबान, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है ये टेक्निकल जुबान लिखी हुई है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है अगर उसके बाद फ्रेज आई है, देखो वन ऑफ द मेंबर्स इज अ फ्रेज है, इसको हम फ्रेज कहेंगे, ऑफ द मेंबर्स, ये फ्रेज है, इसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ये भी पहचान नोट कर लो, ऑफ द मेंबर्स ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है जी। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, जिसमें एक प्रपोजिशन इन्वॉल्व होगी। फ्रेज किसको कहते हैं, 2-3 वर्ड्स का मजमूआ, तो जो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है उसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। तो ऑफ द मेंबर्स, तो वो ये कह रहा है कि फ्रेज हो जिसमें प्लूरल नाउन हो, मेंबर्स लिखा हुआ है। ये टेक्निकल तरीका था समझाने का, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। मैंने क्या कहा, वन ऑफ जब भी हो तो आगे लिखते भी प्लूरल है, मगर गिनेंगे वन को, और वन के हिसाब से सिंगुलर आएगा, बस रूल खत्म, सिंपल। अब आ जाते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 ये है कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस इस तरह के होंगे, सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स, ये खाली ये सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स, इनके साथ हमेशा प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। बोथ आर, मैनी हैव जॉइंड अस, अदर्स हैव गॉन, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ये नोट कर लें, बस सिंपल सी बात। तो सम प्लूरल होता है ना बेटा,
बदरुद्दीन प्लूरल होता है? नहीं, इट्स नॉट इरेलीवेंट क्वेश्चन शमाइला, ये क्वेश्चन ठीक है, मगर मैंने ये फ्रेज और क्लॉज लास्ट टाइम बता दिए थे। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम बता दिए थे, आप गौर से सुने, मैं दोबारा बता दूंगा लेकिन गौर से सुने, पहले पहले इस रूल को समझ लो। मैंने एक बात करता हूं, तो जब आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और जो आप बात पूछना चाह रहे हैं हो सकता है वही आंसर की जा रही हो। गौर से सुने, पहले तो इसको समझ लें कि ये जहां पे नजर आए अपने ज़हन में फिक्स रूल बैठा लें कि इनके साथ हमेशा आगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब मैं चला जाता हूँ रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में मैंने लफ्ज बोला था, जब भी वन ऑफ हो, वन ऑफ द, तो आगे खुद भी प्लूरल ही लिखते हैं, पहले मैंने ये बताया है। और कंसिडर वन को ही करते हैं, वन को, तो वन चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा हेल्पिंग वर्ब। वन ऑफ द मेंबर्स इज, वन ऑफ द मेंबर्स हैज रिजाइंड, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, बेशक इधर प्लूरल लिखा नजर आ रहा है आपको, और खुद भी लिखते हुए वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल ही लिखना है, वन ऑफ। अब क्लॉज और फ्रेज में फर्क बता दूं, तीन वर्ड्स या दो तीन वर्ड्स का जो मजमुआ हो, जो पूरा थॉट कन्वे करता हो, उसको फ्रेज कहते हैं, और क्लॉज कहते ही सेंटेंस को है, क्लॉज कहते ही सेंटेंस को है, मगर उसको इसलिए क्लॉज कहते हैं जब दो सेंटेंसों को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया हो, तो फिर एक हिस्से को, दोनों हिस्सों को अलग अलग क्लॉज बुलाएंगे। क्यों कहेंगे? कि क्लॉज का मतलब होता है पार्ट, पार्ट। ठीक हो गया जी, टेक्निकली उसको क्लॉज कह रहे होते हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 8 पे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। लुक एट द रूल नंबर 8। अभी सुनते जाए ना जी, आगे देखते जाए, अभी आ रहा है ए फ्यू ए मैनी, अभी आएगा ना, आगे सुनते जाए ना, ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। एक तो बच्चे जो है ना, रुक जाएंगे आप लोग। ये देखो ये आ रहा है ईच वन, ये देखो, ये रुखसाना ने पूछा ईच वन कहाँ आएगा, ए फ्यू मैनी रूल, ये देखो रूल नजर आ रहा है। बेटा आप सब्र किया करें, रूल आगे आ जाएंगे, आप पहले सुनते जाएं, जहां जहां रूल पे चल रहा हूं काइंडली मुझे टेक्स्ट मत करें। ये देखें, ये आगे आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, प्लीज। नहीं, वो मेरे सामने स्क्रीन है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, आप ऑफ कर दें जी यहां से। नहीं, मैं इसलिए करता हूं कि भला हो जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा चलें, इधर देखें, रूल नंबर ये हो गया 7, रूल नंबर 8 आ गया। अब हम रूल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे कि सम, मोस्ट, ऑल, नन, ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सम, मोस्ट, ऑल या नन जो है, क्या ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी सम सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, सम प्लूरल के साथ भी आ सकता है। डिपेंड किस पे करता है? उस सेंटेंस के मीनिंग को समझना है। वो मीनिंग अगर प्लूरल सेंस दे रहा है तो प्लूरल लगा दो, अगर वो सिंगुलर सेंस दे रहा है तो सिंगुलर लगा दो। मिसाल के तौर पर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल ही सेंस देगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दें, वर्ब लगा दिया यहां पे हमने। अगर सम ऑफ द आइस, द आइस, ये सिंगुलैरिटी का सेंस दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन लगा है तो सम के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अगर आगे काउंटेबल नाउन लगा है सम के साथ तो आप उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओ। दैट इज रूल नंबर 8। रूल्स नहीं खत्म होंगे अगर आप मेरे साथ बात करते रहेंगे तो। ठीक है जी, आगे चलते जाएं। ये मैं चैट अब मैं खुद ऑफ करने लगा हूं, डिसेबल करने लगा हूं, राइट, क्योंकि फायदा नहीं है। आप लोग गौर से लेक्चर सुनते जाएं, आपको ये जो सवालात पूछे, आगे की बातें आगे दौड़ें, आगे वो सारे वही सवाल आएंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं, उनके जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पे जो मेरी होस्ट हैं, जी सर, ये चैट डिसेबल कर दें, मेरी चैट डिसेबल कर दें सर मैंने हाँ जी, कर दिया मैंने सर क्वेश्चन डिसेबल। आंसर हर चीज डिसेबल कर दें। ओके, मैं आगे चल रहा ठीक है हूँ। सर, ओके सर। नेक्स्ट वन, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, ये सब के सब इनको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इन लफ्जों पे खुद ही गौर करो तो वन 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 का लफ्ज नजर आ रहा है, वन वन का लफ्ज नजर आ रहा है, सम बॉडी, बॉडी का नजर आ रहा है, सिंगुलर बॉडी, बॉडी, बॉडीज नहीं लिखा हुआ, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, सिंगुलर लिखा हुआ।
ये है ही सिंगुलर, तो बस इनके साथ आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देना। ईच वन ऑफ यू इज, बेशक यू प्लूरल गिना जाता है, बेशक ईच वन ऑफ देम लिखा हो यहां पर, बेशक ईच वन ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हो यहां पर, यहां पर कह दिया है कि जब भी आप पहले सेंटेंस को पढ़ें तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट कौन सा है। नंबर वन, उस सब्जेक्ट के मुताबिक पूरे जुमले को सेंस करें कि उसमें सिंगुलैरिटी का करें। ये तो वैसे बेसिक रूल बताया। अब तो ईच वन इटसेल्फ स्टूडेंट्स लिखाओ, वट एवर इट इज, आपने इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बेसिकली ये कहने का मतलब। रूल नंबर 10, व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, सुनने मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं, बार बार मैं उर्दू में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा। व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनमें से कोई भी, वो भी ये कह रहा है इनमें से कोई भी एज ए सब्जेक्ट बिहेव करे, इनमें से कोई भी, ये जो बोर्ड लिखे हैं एवरीबॉडी, ईच, नो वन, अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, एवरी, नथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, आइदर, नाइदर, समबॉडी, समवन, इनमें से कोई भी अगर एज ए सब्जेक्ट बात करेगा, सब्जेक्ट के बिहेव करे, यानी वो सब्जेक्ट हो, एवरी मैन, ठीक है, ठीक है, एनी मैन, राइट, इसमें से कोई भी आके एज ए सब्जेक्ट बिहेव करेगा तो उसको आपने हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है, एज ए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेना है, चाहे बेशक एवरी मैन एंड वुमन लिखा है, मगर ये एवरी जो लफ्ज है ये समझ लो मैन के साथ भी है और ये वुमेन के साथ भी है, ठीक है। तो आपने एवरी को कंसिडर करना है, ये सिंगुलैरिटी का सेंस देता है।